प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज का मुद्दा केरल में आए जल प्रलय की असल वजह। पिछले 2 हफ्ते से आप हर दिन केरल की खबर देख और सुन रहे हैं। केरल में करीब 400 लोग मारे गए। पानी जैसे जैसे उतर रहा है, महामारी का खतरा बढ़ता जा रहा है। 16,000 किलोमीटर की सड़क बर्बाद हो चुकी है, करीब 150 पुल टूट चुके हैं, 40,000 खेती की जमीन बर्बाद हो गई, 40,000 लोग बचाए गए, 10 लाख लोग शेल्टर होम में, हजारों लोग अभी भी किसी तरह जान बचाकर अपने घरों में, जिन्हें निकाला जाना बाकी है। सोचिए आपदा कैसी है, कितनी बड़ी है। वैसे राहत की बात यह है कि बारिश अब रुक रुक कर हो रही है, पानी उतर रहा है, लेकिन एक सवाल जो गले से नहीं उतर रहा वो ये है कि केरल की तबाही के पीछे है कौन? हम, आप, सरकार या भगवान? तबाही बचाव की तस्वीरें वीडियो इंडिया न्यूज पर आपने बहुत देखी। आज प्रश्नकाल में देखिए कि केरल की बर्बादी के पीछे कौन है। इस घर को देखिए, इसे उस झरने के ठीक सामने बनाया गया था जहां बारिश के दिनों में हल्की धारा फूटती थी। केरल घूमने आए लोग इन घरों में रेंट पर ठहर जाते, रूरल टूरिज्म होता और 2-4 दिन की कमाई 4-5 हजार हो जाती। इस बार झरने ने अपना असली रूप दिखाया और कंक्रीट के जंगल को अपने रास्ते से साफ कर दिया। ये तस्वीरें केरल के कोझिकोड की थी। हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये आज की नहीं बल्कि केरल की हफ्ते भर पुरानी तस्वीर है। अब इस झरने के आगे कोई घर नहीं, पूरा मैदान साफ हो चुका है। कौन टिकेगा इस पानी के सामने? किसकी मजाल है? प्रकृति ही प्रकृति को रोक सकता है। हम ये भूल गए और भूल कर क्या किया? नदी की पेटी में 2 मंजिला 3 मंजिला ठोक दिया। सोचा पानी की क्या औकात जो 2 मंजिल पर आ जाए। पानी का पावर देख लीजिए, 2 मंजिल क्या कई मंजिल की मजबूत इमारत को उखाड़ फेंकने पर आमदा है। इतने प्रचंड तरीके से घुसा आ रहा है कि लोगों के पास इतना समय नहीं कि वो अपनी धरोहर समेट सके। जो जिस हाल में है वो घर से निकल गया। वैसे फिलहाल इतना ही देखिए कि पहली मंजिल के छत से पानी सटा है, दूसरी मंजिल वाले भाग निकले हैं। घर में सोना, हीरा, कार, बंगला सब छोड़कर, क्योंकि दुनिया में जान से प्यारा कुछ नहीं। जान बची तो लाख उपाय। जानते हैं 10 लाख लोग रजिस्टर्ड तौर पर शेल्टर होम में हैं। 10 लाख। कहा जा रहा है कि आपदापी में ज्यादातर जगहों पर परिवार के 1-2 लोगों का नाम ही लिखा गया। 6,000 राहत शिविर बनाए गए हैं, 3700 मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। पूरी दुनिया को नर्सिंग देने वाले केरल में नर्सों की भारी कमी हो रखी है। ये सब तस्वीर है और ऐसी तस्वीरों में मैं जानबूझकर आपको आज ये नहीं दिखा रहा कि ये कोझिकोड की तस्वीर है, ये इडुक्की है, ये त्रिशूर है, ये पलक्कड़ है, कोची है, कुन्नूर, क्योंकि हर जगह से दिखाएं तो इस तरह की तस्वीरें हर तरफ देखने को मिल रही हैं। पानी में डूबी बस्तियां हर तरफ, जहां तक नजर जाएगी बस यही दिख रहा है। भगवान का केरल पानी का मसान बन गया है। इंसान की पीठ को सीढ़ी बनाकर इंसान को बचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तो देखिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें तो दिखाने में भी बहुत कुछ छिपाना पड़ता है। केरल में अब जैसे जैसे पानी उतर रहा है, लाशों का सैलाब नजर आने लगा है। 400 लोग अब तक मारे गए। ये ऑफिशियल डेटा है। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल में क्या फर्क होता है ये हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। हम लोग जब बच्चे थे तो हमने भी इस तरीके की बातें सुनी हैं कि जो ऑफिशियल डेटा हुआ करता था उसमें 1 0 और लगा दीजिए तो असली आंकड़ा मिलता है। खैर, मैं ऐसी बातें करके केरल में मारे गए लोगों की संवेदना को कम नहीं करना चाहता, लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक हम ये विधवा विलाप करेंगे। एनडीआरएफ, सेना के उन जवानों को जो अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रहे हैं, उन्हें आसमानी देवदूत बताते रहेंगे। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कितने लोगों को याद होगा कि चेन्नई में 2 साल पहले क्या हुआ था। कमोबेश ऐसी तस्वीर थी। कितनों को याद है कि 2005 में मुंबई में क्या हुआ था? कमोबेश ऐसी हालत। आप में से कितनों को याद है कि बार बार बिहार में ऐसा ही होता है? हम सब भूल जाते हैं, इंतजार में रहते हैं। एक बार देख लीजिए कि केरल में ऐसा हुआ
तो क्यों हुआ? केरल में हर साल मानसून सबसे पहले दस्तक देता है, आखिरी में वही बरसता है। कहते हैं बारिश के देवता इंद्र हैं और वो केरल के जरिए भारत भूमि पर आते हैं, उसी रास्ते वापस भी हो जाते हैं। इसीलिए भी केरल को भगवान का घर कहते हैं। इंद्र या अयप्पम, जो विष्णु का ही नाम है, उनको लेकर भारत के रिजर्व बैंक में नियुक्त डायरेक्टर एस गुरुमूर्ति ने एक ट्वीट किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज ये देखना चाहेंगे कि केरल की बाढ़ और सबरीमाला में जो हो रहा है उसमें क्या कोई कनेक्शन है। अगर इसका 10 लाख में 1 चांस भी है तो लोग नहीं चाहेंगे कि अयप्पन के खिलाफ केस का फैसला हो। सोचिए, बाढ़ का ठीकरा भी भगवान के सर, ये इंतहा है, अपने पल्ले कुछ नहीं। केरल में जहाँ भी हालात बद से बदतर हुए, उनमें से 80% से ज्यादा जगहों पर वो कॉलोनी है जो इंसानी बस्ती है, जो नदियों की पेटी पर बसाई गई। यकीन नहीं हो रहा तो ये तस्वीर फिर से देखिए। सामने नदी का झरना, नीचे घर। पिछले 3-4 दशकों में इस तरह से सैकड़ों या कह लीजिए कि हजारों बस्तियां बसती चली गई। पहले एक घर बने, फिर देखते देखते पूरी बस्ती, क्योंकि पानी इन दशकों में कभी इस तरह से आता नहीं था। कभी आया था, उसके किस्से कहानियों को सुना नहीं गया या सुनकर अनसुना कर दिया गया। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, सरकारों ने भी बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग के निर्माण किए। ये केरल का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। जानते हैं, इसे केरल की सबसे बड़ी नदी पेरियार की सहायक चेंगल थोडू के प्लेन को भरकर बनाया गया। 1999 में जब ये बनकर तैयार हुआ तो यहाँ से 400 मीटर दूर ही पेरियार नदी थी। धीरे धीरे इस फ्लड प्लेन को कंस्ट्रक्शन से दबा दिया गया। हवाई अड्डे के पास कमर्शियल ठिकाने खड़े होते चले गए। आशंका तब भी जताई गई, लेकिन ये कहा गया कि पानी को मुल्ला पेरियार डैम से कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन इस बार मुल्ला पेरियार डैम के सारे गेट खोलने पड़े, नहीं तो पूरे डैम के ही ध्वस्त हो जाने का खतरा था। अगर ऐसा होता तो क्या होता, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। खैर, समय रहते डैम का गेट खुला, फिर जो सामने आया, पानी उसे उड़ा ले गया। कोच्चि हवाई अड्डा भी हफ्ते भर से ऑपरेशनल नहीं था। अब पानी उतरा है। केरल के ज्यादातर इलाकों में यही हाल है। तालाब को भरकर जहां मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना था, वो फिर से तालाब बन गया और दुकान छोड़कर लोगों को भागना पड़ा। पानी वाले बाबा के नाम से मशहूर वाटरमैन और मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेंद्र सिंह कहते हैं कि पूरी गलती प्लानिंग की है। ठीकरा लोग प्रकृति पर फोड़ रहे हैं। केरल की बाढ़, वहां केरल में जो क्लाइमेट चेंज के कारण ये इरेटिक रेन्स हुई हैं और एक तरह से क्लाइमेट चेंज ने जो इरेटिक रेन्स का वातावरण बनाया, उस सब का एक बड़ा कारण ये भी है कि ये इतनी भयानक बाढ़ नहीं थी, इतनी भयानक बारिश नहीं थी। 8 दिन तक बारिश रही, तो वो यदि पानी को निकलने के रास्ते होते तो बाढ़ उतनी बड़ी भयानक नहीं हो सकती थी। पर चूंकि पानी को निकलने के ठीक रास्ते नहीं थे, इसलिए केरल डूब गया। केरल में कागज पर 44 नदियां हैं। पेरियार वहां की गंगा है, जो सबसे बड़ी नदी है। 10 से ज्यादा इसकी ही सहायक नदियां हैं। इसके साथ आधा दर्जन झीलें ऐसी हैं जिन्हें देखने देश से नहीं, दुनिया भर से लोग आते रहे हैं। लेकिन इन झीलों की दशा बदल गई, क्योंकि सबको सिर्फ ऊपर ऊपर से ब्लू पानी देखना पसंद है। नीचे कितनी गाद जमा होती जा रही थी, इससे मतलब नहीं। लिहाजा जब सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, झीलों में नदियों और पहाड़ों का पानी प्रचंड रफ्तार से गिरा, तो गाद ऊपर आया। प्लास्टिक का वो कचरा ऊपर आया जिसे निकालकर डिस्पोज करने की नहीं, बल्कि छिपाने की कोशिश की गई। यही हाल नदियों का रहा। मुख्य कारण है कि
वहां जंगलों के कटान के कारण इरोजन हुआ और केरल एक तरह से प्लास्टिक प्रभावित क्षेत्र है। तो मिट्टी का कटाव और पानी के साथ बही प्लास्टिक उसने नदी के तल को ऊपर कर दिया। तो जो भी कुछ बारिश का पानी आया उस वर्षा जल ने नदी में बहने के बजाय नदियों के ऊपर से वो बहने लगा और उसका परिणाम ये हुआ कि केरल में बाढ़ की तबाही मच गई। केरल के मुख्यमंत्री का अंदाजा है कि 21,000 करोड़ का नुकसान उन्हें पहली नजर में दिख रहा है। सोचिए 21,000 करोड़, इतने पैसे अगर सुनियोजित तरीके से केरल को सचमुच मैनेज करने के लिए खर्च किए जाते तो शायद उसकी खूबसूरती और बढ़ गई होती। भगवान का केरल इतना बदसूरत नहीं हो जाता, सैकड़ों लोग बेमौत नहीं मर जाते, हजारों बच्चे बेसहारा नहीं होते। हिंदुस्तान के पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी रौनक पर ऐसी तबाही बर्बादी नहीं बरसती। केरल में अब उन फाइलों को ढूंढा जा रहा है कि राज्य के 80 डैम की सफाई आखिरी बार हुई कब। आप शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन देश के खूबसूरत पश्चिमी घाट जो करीब 1,60,000 किलोमीटर में फैले हैं, उसमें अंधाधुंध निर्माण को लेकर 2 कमिटीज बनी। पहली माधव गडगिल रिपोर्ट, जिसे 2011 में सामने रखा गया। दूसरी रिपोर्ट कस्तूरी रंगन ने दी। इन दोनों रिपोर्ट का लब्बो लुआब यही था कि पश्चिमी घाट पर 57,000 किलोमीटर का इलाका हाई सेंसिटिव जोन, इसमें से 13,108 वर्ग किलोमीटर का इलाका केरल का था, जिसमें पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियों के किनारे जो अवैध निर्माण हो रहा था, जो माइनिंग हो रही थी, उसे सख्ती से रोका जाना था। लेकिन तब केरल सरकार ने इस पर गहरी आपत्ति जताई और सिर्फ 9,994 वर्ग किलोमीटर को नोटिफाई किया गया। हद तो यह है कि इन इलाकों में भी काम नहीं हुआ, और ऐसा सिर्फ केरल के साथ नहीं, कमोबेश हर राज्य के साथ है। 2011 में गडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई और 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में जो हुआ वो दुनिया ने देखा। सोचिए, अगर इस रिपोर्ट को तवज्जो दी गई होती तो उत्तराखंड में ही सीख ले ली जाती, लेकिन नहीं, ये देश ही अजब हो गया है। यहां उत्तर की रिपोर्ट दक्षिण में लागू नहीं होती, दक्षिण की उत्तर में नहीं होती। जब लोग मरने खपने लगते हैं तो उत्तर दक्षिण एक हो जाता है, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या आर्थिक राजधानी मुंबई या कोई और 2 टियर या 3 टियर शहर। हम इस सोच से ग्रस्त हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा। लीजिए, इस बार केरल में हो गया, चेन्नई में 2 साल पहले हुआ था, मुंबई में 12 साल पहले हुआ था और पटना में 35 साल पहले यही हुआ करता था। इंतजार करते रहिए कि अगला नंबर किसका है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। आप हम सब लोग यमुना को डीएनडी के जरिए पार करते हैं तो सामने से किसी दैत्य की तरह बढ़ रही कॉलोनी दिखती जो बढ़ी चली जा रही है। कई बार आपको भी लगा होगा कि अरे ये कॉलोनी तो देखते देखते नदी के इतना करीब आती जा रही है। 2 मिनट के लिए कभी सोच लिया तो ठीक, नहीं तो हम आप इतनी आपाधापी में हैं कि आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन साल 2 साल या 10 साल के बाद कभी दिल्ली में केरल की तरह की आपदा आई और यमुना ने अपने उस प्लेन को ढूंढ लिया जो विशुद्ध रूप से प्रकृति ने उसे दिया है, तब हम और आप ही कहेंगे कि आहा, देश की राजधानी का ये हाल। राम राम। सरकार क्या कर रही थी? एमसीडी वाले सोए थे क्या? लेकिन क्या गलती सिर्फ सरकार की है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, बंगलुरु, लखनऊ, पटना, बनारस, हर जगह एक जैसे हालात हैं। लोगों को सिर्फ अपनी और अपने कल की पड़ी होती है। अंधाधुंध बिना प्लानिंग के शहरीकरण ने इस देश की सूरत बदल कर रख दी है। हम बस यही जुगत में रहते हैं कि किसी तरह कहीं से कब्जा कर एक घरौंदा खड़ा कर ले, भले ही वो नदी से कुछ मीटर दूरी पर ही क्यों ना हो, भले वो सड़क की जमीन पर क्यों ना हो। कंस्ट्रक्शन पर कंस्ट्रक्शन, कोई देखने वाला नहीं। जो देखने वाला है उसकी जेब में कुछ रुपए डाल दीजिए, वो सिलेक्टिवली अंधा हो जाता है। फिर उसे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन दिखता है जहां से उसकी जेब में कुछ नहीं आया। गाजियाबाद, नोएडा में हाल के दिनों में जो मकान जमींदोज हुए, उसके पीछे भी यही कहानी। आज तो इंदौर से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया। बस कुछ हफ्ते और बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा। इंदौर के महू इलाके के लोग भी, जहां ये बिल्डिंग गिरी, हिंदुस्तान के दूसरे जगहों के लोगों की तरह फिर से ताश के पत्ते की तरह बिल्डिंग बनाने में जुट जाएंगे। ये सोचकर कि मौत तो ऊपर वाले के हाथ, किसको बाढ़ में डूबकर मरना है, किसको बिल्डिंग की छत के नीचे अपने ही सपनों के घर में दबना। ब्यूरो रिपोर्ट।
इंडिया न्यूज। हम चाहते तो आपको सूक्ष्म आंकड़े दिखाते कि देखिए केरल के 4 जिले उस लिस्ट में शामिल हैं जहां देश में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। देखिए केरल में एक ही बार में कितनी बारिश हो गई। लेकिन मुझे ये सब नहीं दिखाना था, चाहे आप पूरी आर्मी को क्यों ना उतार दें, एनडीआरएफ की सारी कंपनीज को क्यों ना लगा दें, लेकिन प्रकृति से खिलवाड़ में हार आपकी तय है, हमारी तय है। अगर समय रहते आपकी प्लानिंग है तो प्रकृति के साथ आपका विकास है और आप बच सकते हैं। नहीं तो आज केरल है, अगली बार कोई और होगा। और केरल हमें एक बार फिर ये सीखने के लिए कह रहा है कि अब भी जाग जाइए। उत्तराखंड देख चुका, मुंबई देख चुका, आज केरल देख रहा है, कल कोई और हो सकता है। जागिए। प्रश्नकाल में आज के लिए